नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाबहस, आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। दिसंबर में निकाय चुनाव है, लेकिन सियासी दांवपेच अभी से शुरू हो चुके हैं। बीजेपी ने अपने 17 मंत्रियों और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को वाराणसी, तो दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आगरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मंत्री जितिन प्रसाद जहां प्रयागराज देखेंगे, तो लखनऊ का प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना को बनाया गया है। ऐसे में बीजेपी ने संकेत दे दिया है कि जरूरत पड़ने पर मुस्लिम बहुल इलाके में मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारे जा सकते हैं। कुछ दिन पहले ही अपनी ताजपोशी के वक्त अखिलेश यादव मुस्लिम यादव वोट काटे जाने को अपनी हार का सबसे बड़ा कारण बता रहे थे। तो क्या निकाय चुनाव में मुस्लिम यादव वोट बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है? सवाल वही, अखिलेश के वोट बैंक में बीजेपी की दस्तक, अखिलेश के मुस्लिम यादव फैक्टर का क्या होगा, इसी पर करेंगे डिबेट। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। यूपी निकाय चुनाव में मुस्लिम फैक्टर। भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जड़ से उखाड़ने के लिए उसकी शुरुआत नगर निकाय के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को उसकी झलक देखने को मिल जाएगी। मुस्लिम बहुल इलाके बीजेपी की असल टेंशन। पिछले 5-6 वर्षों में सबसे खराब प्रदर्शन उनका रहा। वो सारे चुनाव हारे और सारे चुनाव हारने के बाद भी नरेश उत्तम जी को दोबारा उन्होंने अध्यक्ष बनाया। तो अभी भी समाजवादी पार्टी परिवार और परिवार की छाया से आगे बढ़ नहीं पा रही। बीजेपी चल सकती है मुस्लिमों पर दांव। नगर निकायों के चुनाव पिछली बार हम 16 में से 14 नगर निगम जीते थे, मेरठ अलीगढ़ हार गए। हम दोनों वो भी जीतेंगे, नया बना है शाहजहांपुर वो भी जीतेंगे, और जो पुराने 14 जीते थे वो भी जीतेंगे। कितने हो गए? 17 के 17 जीते। कितना असर दिखाएगा मुस्लिम यादव फैक्टर? इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे इस पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। कितनी तैयारी, कौन किस पर भारी? नगर पालिकाएं और नगर पंचायत को जीतने की योजना बनाए हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रभारियों की घोषणा कर दी है। सरकार की योजनाओं को नीचे तक हम ले जा रहे हैं। पूरी तैयारी है, हम लगातार तैयारी कर रहे हैं और नगर निगम चुनाव समय से हों, और चुनाव आयोग से मांग है कि सत्ता का दुरुपयोग न हो। ऐसा मैं मानता हूं, हमारी पूरी तैयारी और आश्चर्यजनक परिणाम होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर कौशल कांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस पार्टी से दीपक झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ जेपी सिंह भी जुड़ेंगे, आप प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। कौशल कांत जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। 2014 लोकसभा चुनाव से अगर हम 2022 तक की बात करें, तो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं उतारा गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल ने एक उम्मीदवार जरूर उतारा था। क्या इस बार निकाय चुनाव में तस्वीर बदल जाएगी? क्या अखिलेश यादव ने जिस बात का जिक्र किया है कि हमारे मुस्लिम और यादव वोट बैंक में सेंधमारी हुई थी या उनका लिस्ट से नाम गायब था, इस वजह से हमारी हार हुई, वो बात आप लोगों के जहन में है? अमित जी, देखिए, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो कहती हैं उनका वोट बैंक। हमारे लिए पूरा भारतवर्ष की हर एक जनता, हर एक सिटीजन हमारा वोट बैंक है। बात यह है कि हमें उनको कन्विंस करना है कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, जिसका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। उस फॉर्मूले पे चलते हुए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में करीब 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभार्थी योजना के थ्रू चीजें दी गई हैं और एक नए वोट बैंक का निर्माण किया गया है जो जाति और धर्म से इतर है, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल राजनीति अभी तक उत्तर प्रदेश की होती रही है या भारत की होती रही है, जिसमें क्षेत्रीय पार्टियां जाति पे आधारित है और उसके साथ एक फैक्टर माइनॉरिटी का हमेशा एडेड रहा है। और मायावती जी के, मुलायम सिंह जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी का फैक्टर हम नहीं कहते हैं, ये पूरा मीडिया कहता है, MY फैक्टर से वो आते थे। तो
उनको चिंता करनी है कि उनका वोट बैंक खसक रहा है, उनकी जाति के लोग खसक रहे हैं, उनका तुष्टीकरण वाले लोग खसक रहे हैं। हमारे लिए तो सारा हिंदुस्तान वोट बैंक है और हम सबके दिलों में उतर करके उनका वोट लेना चाहते हैं। और जहां तक रही जीतने वाले कैंडिडेट की बात, जनता चुनती है अपना कैंडिडेट। जिस एरिया में जो कैंडिडेट होगा, जिसके जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा, अगड़ा कोई भी हो, उसको टिकट दिया जाएगा, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके। यही हमारी विचारधारा है और यही हमारा प्लान है। भदौरिया जी, MY फैक्टर की चिंता आप लोग करिए, कौशल कांत जी का कहना है, उनका कहना है कि हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में यकीन रखते हैं और निकाय चुनाव में भी पार्टी इसी रास्ते पर आगे बढ़ेगी। देखिए, इस उत्तर प्रदेश के अंदर में सबसे पहला नारा किसने दिया? काम बोलता है। समाजवादी लोग जब भी बात करते हैं तो विकास की बात करते हैं। हम अगर मुंह खोलते हैं तो हम बोलते हैं हम एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, हम मेट्रो बनाने की बात करते हैं, हम स्टेडियम बनाने की बात करते हैं, हम रिवर फ्रंट बनाने की बात करते हैं, हम समाजवादी पेंशन देने की बात करते हैं, एम्बुलेंस चलाने की बात करते हैं, 100 डायल हमने दिया, हमने 1090 दिया। और जिस तरह से एम्बुलेंस की हालत तो आप देख ही रहे हो, एम्बुलेंस हमने दिया है और एम्बुलेंस के टायर फट जा रहे हैं, समय से वो एम्बुलेंस पहुंच नहीं पा रहा है मरीजों तक। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उसके दिमाग में ये रहता है, क्योंकि उसकी मानसिक फोबिया है उनके मन में। उनको लगता है कि MY X ABC पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं कि ये उनके फैक्टर हैं। अरे भैया, मैं तो सीधा कहता हूं कि आपने इन लोगों के वोट काटे, तो आपके मन में ऐसा फोबिया क्यों रहता है जो इनके वोट काट देते हो आप? ये सवाल है मेरा। सवाल है कि आप इनके वोट गायब क्यों करते हो? इसलिए आपके मन में डर रहता है, आपके मन में चोट रहता है। क्या समाजवादी ने एक्सप्रेसवे बनाया तो कौन लोग उस पर चलते, जरा बता दीजिए। मेट्रो हमने बनाई तो कौन जाति धर्म के लोग चलते हैं, बता दीजिए उसके ऊपर में। 100 डायल हमने बनाया तो पुलिस सिस्टम को मजबूत किया तो कौन से जाति धर्म के लोग उसको इस्तेमाल करते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, स्टेडियम बनाया तो कौन से जाति धर्म के लोग मैच देखने जा रहे हैं? हमने रिवर फ्रंट बनाया तो कौन से जाति धर्म के लोग उस पर चलते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी कमाल की है। हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, एम्बुलेंस बनाए तो कौन से जाति धर्म के लोग उसके ऊपर चलते हैं? सभी जाति धर्म के लोग उसको इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन आपके मन में ये डर रहता है, आपके मन में चोर रहता है, क्योंकि आपके मन में सिर्फ जाति धर्म की बात चलती है। इसलिए आप एक काट छाट करते रहते हो, इनका वोट काट दो, उनके वोट काट दो, यहाँ से हम ये कर लें, वहां से हम ये कर लें। तो ये मानसिकता आपकी है, हमारी नहीं है। हम तो आपको आगाह करते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो, आपके मन में चोर क्यों रहता है। हम तो इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत करते हैं कि इनके यहाँ तो ऐसे ऐसे DM आते हैं जो पता क्या कहते हैं। आपने देखा और ये DM क्या कर रहा था जब पंचायत चुनाव चल रहे थे? 2 मिनट के लिए कैमरा बंद कर दीजिए, मैं दिखा दूंगा समाजवादी का क्या होता है। सोचो आप, 2 मिनट का कैमरा बंद करवा के क्या करना चाहते थे? उसको पीटना चाहते थे, बंद करना चाहते थे। ये डराते हैं, प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं, शासन प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं। ये मैनी कैमरा ऑन कैमरा ये बात कही गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान को, लोकतंत्र को नहीं मानती है, ये सत्ता को मानती है। सत्ता पानी किसी कीमत पे पानी है। क्या इनका कोई नेता एक बार भी अंकिता भंडारी के बारे में बोला? क्या इनके नेता की बेटे ने जिसने घिनौना काम किया, यहाँ पे देवी का स्वरूप, जहाँ आजकल हम लोग नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, कोई केंद्रीय नेता हो या यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो, एक बार भी बोले? ठीक है, तो बता दीजिए आप। मैं आपके सवाल को पिरो कर रख देता हूं। कौशल कांत जी, मैं जाऊंगा दीपक जी के पास जाऊंगा, इसके अलावा SB से भी हमारे साथ जुड़े उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन कौशल कांत जी, भदौरिया जी का कहना है कि हमने तो सबसे पहले कहा था कि काम बोलता है, ये MY या फिर पर्टिकुलर वोट बैंक ये तो आप लोग देखते हैं। हालांकि ये कहते हुए इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, नाम काटा गया है, वो अधिकारियों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने तो बाकायदा मंच से कहा कि चुनाव के दौरान मुस्लिमों और यादवों का वोट काटा गया, लिस्ट से उनका नाम काटा गया। अमित जी, आपने जो आखिरी वर्ड लाइन यूज की उसमें देखिए, अगर अखिलेश जी खुद ही कह रहे हैं कि उनका वोट बैंक यादव और मुस्लिम काटा गया, तो वोट बैंक की बात कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं ना। और एक दूसरी चीज बता देता हूं, आपको कुछ नाम गिना रहा हूं, सुनिएगा बस जी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, शिवपाल सिंह यादव, अंशुल यादव, संजय यादव, मृदुला यादव, अंजट यादव, प्रेमलता यादव, सरला यादव, आदित्य यादव, अनुराग यादव, अरविंद यादव, ये इनकी हार का कारण है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। बाकी जहां तक रही काम बोलता है की बात, काम तो ये बोल रहा है कि भारत का सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, इकोनॉमी में नंबर 2 उत्तर प्रदेश,
ईज ऑफ जवाब दे डूइंग दो। बिजनेस में पहले से कितना आगे बढ़ा उत्तर प्रदेश, क्राइम में मुझे कितना जवाब नीचे देने का आया मौका उत्तर दीजिए प्रदेश। भाई। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, मैं हर जवाब- एक डिस्ट्रिक्ट है। एडकल में एक मेडिकल जवाब कॉलेज दे की दूं? योजना कौन लाया? जवाब दे उत्तर दूं? प्रदेश। भदौरिया जी 1 सबसे to 1 ज्यादा नहीं शिक्षा करते में हैं, सुधार बाकी 2 और किसने मेहमान किया? हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। शिक्षा में कितना सुधार किया? मैं 5 सेकंड, ये आपने उत्तर मौका प्रदेश। दिया तो तो मुझे अच्छा, उत्तर ठीक। प्रदेश फिर को आपने मौका उत्तर प्रदेश की राह अरे सर, पर ले बाकी 2 जाने लोगों के को तो अभी लिए तक मौका ही नहीं दिया। ठीक है भदौरिया जी, अपनी बात जल्दी से आप रख लीजिए। चुनिए बोलने का। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ इतना बता दें कि इनके जो परिवारवाद है, कल्याण सिंह जी का पूरा परिवार का परिवार नहीं है पार्टी में? क्या राजनाथ सिंह का परिवार पार्टी में नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में बृजभूषण सिंह से लेके ना जाने कितने इनके जो मंत्री और एमपी उनके बेटे परिवार में नहीं है? कमाल की बात करते हैं ये लोग। ठीक है। ये विकास की बात नहीं इसका करेंगे। इसका जनता के जवाब मुद्दे ये की बात है। नहीं, अब करेंगे। मैं आऊंगा, और अब आपके जवाब के लिए बारे में छुपाने आऊंगा मैं आप लोगों के पास। बाकी 2 और मेहमान हैं, उनको शामिल कर लूं, उसके बाद आऊंगा। जेपी सिंह जी, इस निकाय चुनाव में एसबी कहां है, उसकी क्या भूमिका रहने वाली है? क्योंकि आप कभी अखिलेश यादव पर हमलावर हो जाते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलता है। तो इस बार जब निकाय चुनाव होगा तो एसबी अपने आप को कहां देखती है? पार्टी सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस समय सावधान यात्रा निकाल रही है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में निकलेगी और हम अपने संगठन को धरातल पे और ज्यादा पहले से अधिक मजबूत कर रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो निकाय चुनाव होंगे उसमें लगभग सभी सीटों पे हमारे प्रत्याशी होने चाहिए। हम उस हिसाब से अपनी तैयारी करके रख रहे हैं। हमारा जो जनाधार है वो आप देख ही रहे हैं, दिनों दिन जो रैलियों में लोग जुड़ते जा रहे हैं, विशाल समूह, जन समूह उमड़ रहा है, रैलियों के माध्यम से जुड़ रहा है, तो वो निकाय चुनाव में अहम होगा हमारे लिए। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी कुछ धरातल पे काम होने बाकी है, तो वो हम जल्दी से जल्दी दूर कर लेंगे। अक्टूबर आने से जैसे खत्म होगा उससे पहले हम सारे काम अपने करके तैयार रखेंगे। तैयार तो रखेंगे, लेकिन कहां होंगे ये नहीं बताया आपने। मैं आऊंगा आपके पास। दीपक जी, ये बताइए कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी 5G की स्पीड से आगे बढ़ रही है। आज देखिए 5G भी लॉन्च हो गया, उन्होंने मंत्रियों की जिम्मेदारी भी यहां पर तय कर दी है, सभी को प्रभार भी सौंप दिया है। कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, प्रांतीय अध्यक्ष भी नियुक्त किए, और प्रदेश अध्यक्ष एक ऐसे चेहरे को बनाया गया है जो 2014 का लोकसभा चुनाव हारा, 2017 का विधानसभा चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा चुनाव हारा और फिर 2022 का विधानसभा चुनाव फिर से हार गया। क्या इसके बाद ये उम्मीद की जाए कि ऐसा क्या चमत्कार होगा कि कांग्रेस पार्टी इस बार निकाय चुनाव में कुछ कमाल करेगी? अगर अपराध है तो क्या इनको फांसी दे देंगे आप बताइए ना। अगर लोकतंत्र में चुनाव हारेगा और जीतेगा नहीं तो फिर क्या, एक ही व्यक्ति जीतेगा ना, बाकी तो हारेंगे ही। तो इसलिए ऐसे कहना कि हारे हुए व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया, तो एक ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए, ये गलत बात है। दीपक जी, मैंने कहा कि हारे हुए, मैंने बस ये बताया कि वो एक चुनाव नहीं, बार बार हर चुनाव में हारे हैं। और आपको तो मालूम होगा दीपक जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ी थी और पति पत्नी दोनों की जमानत जब्त हो गई थी, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। और अब बताइए। 5G पे आता हूँ मैं, 5G पे आता हूँ। 5G की स्पीड से भाजपा में परिवारवाद बढ़ता जा रहा है, समझ लीजिएगा। पीयूष गोयल से लेके प्रेम कुमार धूमल, फिर उनके पुत्र अनुराग ठाकुर, उनके पुत्र अरुण धूमल और ना जाने कितने, इस भाजपा में 5G की स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। परिवारवाद का इनका छत्र बढ़ता जा रहा है और भाजपा फिर भी कहेगी नहीं हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। तो कह रहे भाजपा वाले लोग इतने चिकने घड़े हैं कि इनके अंदर कुछ दिखाई नहीं जाता है, बस टपक जाता है। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री का चरित्र और साख भी गिर रहा है, क्योंकि डॉलर और रुपया आपस में फाइट करते हुए रुपया 82 रुपये पहुंच गया, बस शतक मारने वाला है। तो भाजपा इस पे बात नहीं करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है। तो मैं आज आपको उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश के शिक्षक आज दुखी हैं। जिन शिक्षकों को भर्ती किया गया था पूर्ण वेतनमान पे, आज उनको उत्तर प्रदेश की सरकार 10,000 रुपए देती है, जो कि देश का भविष्य बनाएंगे उन छात्रों को पढ़ाने के लिए। अब आप ये बताइए, आज एक चौकीदार कहीं नौकरी करता है तो उसको भी 20-22 हजार रुपए तनख्वाह मिलता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षक को, राष्ट्र निर्माता को 10,000 रुपए वेतन दे रही है। तो ऐसे शिक्षक हजारों नहीं लाखों की संख्या में, तो क्या वो शिक्षक भाजपा को वोट देंगे? तो बात यह है कि कोई वोट देने वाला है नहीं। हिंदू मुसलमान खूब कर लीजिए आप, परिवारवाद पे आप तब अटैक करते हैं क्योंकि भाजपा की आदत है अपने मुद्दों पे बात करने की, इनकी हैसियत ही नहीं है। बेटी बचाओ बेटी बचाओ बोलने वाला प्रधानमंत्री चुप हो जाता है कि उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में रातों रात लड़कियों को, बच्चियों को गंगा में बहा दिया जाता है और उनकी लाशें दफना दी जाती है।
तो ये है उत्तर प्रदेश और भाजपा का संस्कार। जो लोग तिरंगा नहीं फहराते थे 60 सालों तक, वो आज राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते, जनता को बताते कि तुम भाजपा को वोट दोगे तो राष्ट्रवादी होगे। तो भाजपा का दोहरा चरित्र देश ने देख लिया है। 2 करोड़ रोजगार देने वालों को देश ने देख लिया है। कौशल जी को लाइए स्क्रीन पे। कौशल जी, दीपक जी का कहना है कि बीजेपी का दोहरा चरित्र लोगों ने देख लिया है। अब बार बार चुनाव में बीजेपी के साथ जाते रहे, लेकिन उनको उम्मीद है कि इस बार जब निकाय चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी अपनी मौजूदगी को दर्ज कराएगी। हमारी शुभकामना है, पहले ये अपने अध्यक्ष का चुनाव कर ले और परिवारवाद पे हमें ज्ञान देने की बजाय अपने गिरेबान में झांक के देखे। कांग्रेस अगर ऐसा बोलती है तो यही लगता है कि सुप्पा बोले तो बोले, कांग्रेसियों बोले जिसमें 72 छेद, जो खुद परिवारवाद की परिक्रमा में हमेशा लिप्त रहते हैं, जिनके अपने लोग ही कहते हैं। अभी कल की बात है ना, दिग्विजय सिंह बोले ना कि अध्यक्ष कोई भी हो, आपके अध्यक्ष कोई भी हो, चलेगा वो गांधी परिवार के आदेश पर ही। ये तो इनका लोकतंत्र है। और जहां तक ये काम करने की बात, काम बोलता है की बात करता हूँ, जो अभी मेरे मित्र कह रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक हो, वैक्सीनेशन हो, धारा 370 हो, हर मकान में शौचालय हो, उत्तम प्रशासन हो, राम मंदिर का निर्माण हो, डिजिटल इकोनॉमी हो, जनधन योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, किसानों को पेंशन हो, स्वच्छ भारत का अभियान हो, ट्रिपल तलाक से छुट्टी हो, गैस डीजल पेट्रोल में राहत हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, नल से जल हो, कासे कॉरिडोर हो, एम्स हो, रेलवे स्टेशन हो, जीएसटी हो। जिस तरीके से इकोनॉमी में भारतवर्ष कहां से कहां पहुंच गया, दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी बन गया और उत्तर प्रदेश दूसरी इकोनॉमी बन गया। यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, आज हम डिफेंस की चीजों को सप्लाई कर रहे हैं। अरे भाई, काम करते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास के साथ काम करते हैं। देश में मुफ्त राशन लेवड़ी की बात करने वाले आज 3 महीने राष्ट्र मुफ्त में बांटेंगे, क्योंकि गुजरात में चुनाव, हिमाचल में चुनाव, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव, 3 महीने के बाद देश की जनता को ठीक है। दीपक जी और कौशल जी ऐसे 1 to 1 नहीं करते हैं। मैं एक बार अनुराग जी के पास जाऊंगा, उसके बाद आऊंगा आप लोगों के पास। अनुराग जी, कौशल कांत जी तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, वो गिना रहे हैं कि हमने क्या किया। हमने नल से जल पहुंचाने का काम किया, हम शौचालय बनवा रहे हैं, सरकारी आवास दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं, वैक्सीन भी लगवा दी, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, 5 लाख तो हमने नौकरियां दे दी हैं लोगों को। इन सारी बातों से इतर, आप इस पर भी जवाब दीजिएगा, इन सारी बातों से इतर 2012 के निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी एक भी मेयर की सीट नहीं जीती थी। 2017 के निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी एक भी मेयर सीट नहीं जीती थी। ऐसा क्या होगा इस बार कि माना जाए कि समाजवादी पार्टी, चूंकि विधानसभा चुनाव में आपने बेहतर प्रदर्शन किया है, तो क्या उसी आधार पर यह माना जाए कि निकाय चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी किसी न किसी सीट पर तो अपना गुल खिलाएगी? देखिए, आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुनता ही कौन है। उन पर जैसे ही बोलते हैं सब समझ जाते हैं जुमला है। वो कहेंगे उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो सब समझ जाते हैं 500 रुपए में सिलेंडर दिया था, आज सिलेंडर घरों में रखा है, 1200 रुपए लगते हैं उसको भरवाने में। कौन गरीब महिला भरवा लेगी, जरा बताइए। वो कपड़े रखने के, सामान रखने के काम आ रहा है घरों में। जहाँ शौचालय की बात करते हैं, दीवार तक नहीं है, कहो हम वीडियो भेज दें। दीवार नहीं है, दीवार है तो पानी नहीं है, और पानी है तो दीवार नहीं, तो बताओ शौचालय का होगा क्या? उस शौचालय का कोई मतलब है क्या? ये जिस आवाज की बात करते हैं, आप आइए मेरे साथ, अभी भी चलिए। लोग रोडों पे सो रहे हैं, इतनी आवाज दे दिया तो लोग रोडों पे क्यों सो रहे हैं? ये इनकी बात पेपरों में बड़ी अच्छी होती है। कहते हैं ना, इनकी फाइलों में रंग गुलाबी रहता है। फाइलों का रंग तो पूरा गुलाबी मिलेगा, लेकिन हालत क्या है? असली हालत यह है कि इन्होंने देश को बर्बाद किया है। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ गरीबी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है, लोगों को इन्होंने इस लायक नहीं छोड़ा। ये कहते हैं कि हम 2 वक्त का खाना दे रहे हैं, अरे आप उनको पैरों पे खड़ा कर देते हैं, वो इस सम्मान से जीते। किसानों को अब आपने कहा था इनकम डबल कर देंगे, क्या किसानों की इनकम डबल हो गई? क्या बिजली उनको मिलने लगी? क्या उनकी सिंचाई पूरी आने लगी? क्या वहाँ मेडिकल फैसिलिटी हो गई? ये मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल हॉस्पिटल गिना रहे थे, इनके पास कोई मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज नहीं बनाया। जो डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज होते थे, मेडिकल हॉस्पिटल होते थे, उन्हीं का नाम कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया। सोचो आप, इनकी चालाकी देखिए। इन्होंने जो भी काम किया है, नाम सिर्फ बदला है। इसीलिए कहते हैं ना, इनको तो बस एक ही बात कहूंगा और ये याद रखें, और इनके मतलब की बात होगी कि अगर मंजिल आगे है तो फिर आगे देखो, पीछे मुड़ के देखने से कोई फायदा नहीं। देश की बदहाली का बदलाव से होगा भला, इतिहास में बदलाव से होगा भला कुछ नहीं। इतिहास पढ़ाना अच्छी बात है, इतिहास जानना अच्छी बात है, लेकिन आप समाजवादी के किए हुए कामों का नाम और नंबर बदल देते हैं और कहते हैं हमने किया।
अच्छा इतिहास भदौरिया जी, में ही आप जीते रहेंगे ये क्या? जितनी नाकामियों का आपको जिक्र आज की कर बात रहे हैं करनी इसको पड़ेगी, पब्लिक कल की समझ बात नहीं पा रही है करनी क्या? पड़ेगी। लेकिन आप बार इतिहास बार में बीजेपी जीते अगर रहते जीत रही है चुनाव दर चुनाव, तो इन सारी नाकामियों को आप ये कह रहे हैं कि देश को बर्बाद कर दिया, तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या इस बात को? लोग समझ रहे हैं ना, तभी तो इस बार पता चलेगा ना। जिस तरह विधानसभा में समाजवादी को 37-38% वोट दिया है, हम 25% से 38% पे पहुंचे हैं। ये बड़ी मुश्किल से हमारी 50-60 सीटें वो 200 से, कोई 150 से, कोई 20 वोट से, कोई 300 वोट से जीते हैं और जीत के सरकार आ गई। तो सरकार बनना अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा जीतते चले गए, हमको 50,000 मिले और इनको 1 लाख मिल गए, ऐसा तो नहीं हुआ। हमें अगर इनको 1 लाख वोट मिला है तो हमें 99,900 वोट मिला है। तो उसी में इधर उधर करके थोड़ा 100, 200, 500 और जो इनका मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, ये तो सभी जानते हैं किस तरह से इन्होंने मशीनरी का दुरुपयोग किया। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मन से बोला, ठीक है, कैसे इन्होंने वोट कम किए। कौशल जी आप इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं पहले दीपक जी के पास जाऊंगा। दीपक जी, जितनी बातों का जिक्र यहाँ पर भदौरिया जी कर रहे हैं और आप भी करते हैं, हर बार चुनाव में कहा जाता है कि सरकार की ये नाकामियां हैं। 2014 में आए थे, बड़े बड़े सपने दिखाए थे और देखिए आज उन सपनों का क्या हुआ। तो फिर सवाल ये पूछा जाता है कि फिर ऐसा क्यों है कि बार बार पब्लिक बीजेपी को सपोर्ट करती है, बीजेपी की सरकार बनती है। भदौरिया जी भले कह रहे हैं कि इस बार सीटें बढ़ी हैं, समाजवादी पार्टी की वोट परसेंट भी बढ़ा है, लेकिन सरकार तो बीजेपी की बनी है ना। तो क्या पूरा विपक्ष पूरी मजबूती के साथ नाकामियों को लोगों के बीच में रख नहीं पाता क्या? जिस जनता ने इनको प्यार दिया, जिस जनता ने इनको मोहब्बत दिया, ये उसी को भस्म कर देंगे। भस्मासुर एक दानव था, भगवान शिव ने उसको वरदान दिया था, जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान शिव पे ट्राई करने लगा था। तो भाजपा वो भस्मासुर है, एक पार्टी के लोग वो दानव हैं। क्योंकि जिस जनता को मोदी जी ने कहा था डीजल 20 रुपए चाहिए, नहीं चाहिए। अरे चुनाव जीतना इसका मतलब नहीं कि आपने राजनीति में पाक साफ है, शुचिता है। 10 साल कांग्रेस ने भी राज किया है, अन्य दलों ने भी 10 साल राज किया है। राज करने का ये मतलब नहीं कि आप चुनाव जीतने का मतलब कि आप पाक साफ है। जिन मुद्दों पे आप राजनीति करते हैं उन पे सीना दिखाइए ना, अपना 56 इंची का सीना आप दिखाइए, आप कहिए कि हाँ ये हमारा 56 इंची का सीना। चुनाव जीतना तो जरूरी है ना दीपक जी। अब ये बताइए, आपने जो इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उन्होंने भी प्रदेश अध्यक्ष बनते ही कहा कि लड़ाई देश बचाने की और संविधान बचाने की है। अगर आप वाकई ये कह रहे हैं कि लड़ाई यही, तो फिर इस लड़ाई को आप जीतेंगे कैसे अगर चुनाव ही नहीं जीतेंगे तो? इसमें मैं आऊंगा, लेकिन मैं एक सवाल के साथ आऊंगा। मेरा सवाल है, आज आप इकोनॉमी की बात कर लीजिए तो कहते हैं कि डीजल पेट्रोल तो महंगा देना ही पड़ेगा, देश की तरक्की की बात है। तो क्या पहले आपको इकोनॉमी अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता था? आप बेवकूफ थे, आपने देश को बेवकूफ बनाया कि हम 20 रुपए डीजल पेट्रोल रखेंगे। इसका जवाब क्या देंगे? प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है, रुपया गिरता है। तो क्या रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है, साख गिरती है देश की। आज क्या गिर रहा है? पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की साख गिर रही है। मेरे को बस इतना जवाब दे दीजिए, मैं एक आम आदमी का सवाल लेके आपके साथ बैठा हूं। भूल जाइए सारे वादे, भूल जाइए सारे इनके जुमले। तो क्या फिर अमित शाह जी आके बोलेंगे, कौशल कांत कहेंगे अरे ये तो जुमला था, जुमला होता चुनाव में बोलेगा। तो जुमले मैं आपकी इस बात पर जवाब ले रहा हूं, लेकिन दीपक जी आप चूंकि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, आप इतना तो जानते होंगे ना कि जो निकाय चुनाव होता है वो स्थानीय मुद्दों पर होता है। अगर आप इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जाएंगे तो क्या पब्लिक इन मुद्दों को समझ पाएगी, जो कि 2017 में नहीं समझी, 19 में नहीं समझी, 22 में नहीं समझी? आपको लग रहा है कि निकाय चुनाव में इन स्थानीय मुद्दों को छोड़कर पब्लिक इन मुद्दों को समझेगी? 17, 21, 22 की बात नहीं है। हर चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं। जनता बिल्कुल समझदार हो गई, जनता बिल्कुल जागरूक हो गई। कहते थे 10 साल 365 दे दीजिए, मोदी जी ने कहा था 60 महीने दे दीजिए, 60 का 120 महीने दे दिया है देश ने मोदी जी को। अब समझ गई है कि जुमलों की चिकने घड़ों की सरकार है, इनसे आप कुछ भी बात कर लीजिए, आपको राष्ट्रवाद में फंसा देंगे। राष्ट्रवाद में जो नागपुर 60 सालों तक तिरंगा नहीं लहरा रहा था, उनके झूठ में वो सर्टिफिकेट आपको देंगे कि आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। तो भाजपा की दोगली नीति। कौशल जी, आपकी तैयारियां होंगी स्थानीय मुद्दों की, लेकिन दीपक जी कह रहे हैं कि वो राष्ट्रवाद का ही मुद्दा उठाएंगे, वो पेट्रोल का मुद्दा उठाएंगे, वो डीजल का मुद्दा उठाएंगे, वो जुमलों का मुद्दा उठाएंगे, और इन्हीं मुद्दों पर पब्लिक का चूंकि मोह भंग हो गया बीजेपी से, तो अब वो कांग्रेस की तरफ या फिर विपक्ष की तरफ जाएगी। अमित जी देखिए, दीपक जी ने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं कि नहीं करते, कुल मिलाकर उनका यही कहना है। तो जहां तक मुद्दों की बात आई, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों के साथ जनता के सामने आई थी, वो सारे मुद्दे, चाहे राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे वृंदाचल कॉरिडोर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे सीए हो, चाहे, और जब समाजवादी पार्टी थी तो आपने देखा था ना, 84 कोसी परिक्रमा बंद, शिवरात्रि बंद थाने में जो बनाई जाती थी,
रंगोत्सव मनाया जा रहा है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है, हर जगह धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है, दिव्य कुंभ का आंदोलन आयोजन हो रहा है, अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट, विंध्याचल, ये हमारे मूल मुद्दे थे। इन मुद्दों पे हमने काम किया है। इसके साथ साथ प्रदेश की इकोनॉमी को नंबर 2 पे पहुंचाया है। सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का वादा किया गया है, 2 अभी करके दिखाई जाएगी। और जिस तरीके से कांग्रेस ने जो सरकार चलाई, उसके बाद आज कोविड की महामारी में 80 करोड़ लोगों को इस हाल में होना पड़ा कि सरकार को उनके लिए अपना खाद्यान्न खोलना पड़ा। उनके जो जरूरी था, नहीं तो ऐसी जनता इन्होंने दी थी, ऐसी बेरोजगारी और ऐसी गरीबी मचा दी थी कि इतने लोग खाने के लिए तरस रहे थे। तो अब ये समझिए, कोविड की महामारी में जब गैस सिलेंडर की, अभी मेरे मित्र ने बात की, जब कांग्रेस की सरकार गई थी, गूगल उठा के देख लीजिए, डेटा मिलेगा, 1240 रुपए में सिलेंडर छोड़ के गई थी और 84 रुपए में पेट्रोल छोड़ के गई थी। ठीक, और उसके बाद जब अटल जी की सरकार गई, उसके बाद वो 84 का पेट्रोल 94 में हुआ। 94 से लेकर के पेट्रोल हम लेके आए हैं अभी कितना, कौशल जी, आपका ये अर्थशास्त्र आम जनता नहीं समझती है। वो बस ये समझती है कि जब वो दुकान पर कोई सामान लेने जा रही है तो उसे वो किस कीमत पर मिल रहा है, और वो कह रही कि महंगाई है, तो कम से कम इसको तो डिनाई मत कर दीजिएगा। जेपी सिंह जी, ठीक है, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। जेपी सिंह जी, सावधान यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग, क्या इससे निकाय चुनाव में कुछ फायदा मिलेगा आप लोगों को? और ये सावधान कर किससे रहे हैं आप? जो जीते हैं उनसे सावधान कर रहे हैं, जो चुनाव हार गए उनसे सावधान कर रहे हैं? नहीं, इसमें देखिए, सावधान यात्रा निकाल रहे हैं, इससे सभी वर्गों को फायदा होगा। गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े सभी वर्गों की आवाज को उठाया जाएगा और उठाया भी है। आपने देखा होगा कि अभी सभी छात्र जितनी भर्तियां हैं, 68,000 हो, 68,500 हो, 69,000 हो, चाहे 12,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे अनुदेशक की मांग हो, हमने विधानसभा में भी उठाई और मुख्यमंत्री जी के सामने भी उठाई। जो बाह्य जाति को, राजवंश जाति को एसटी में शामिल करने की बात थी, वो भी हमने मुख्यमंत्री जी से मिलकर उठाई। इसके अलावा समय समय पर हम हर दलित, पिछड़े, वंचित की आवाज, शोषित की आवाज उठाते रहते हैं। दूसरी चीज ये कि जो आप बता रहे हैं सावधान किससे करना, सावधान उन लोगों से करना है जो लोग बात तो कहते हैं कि हम गरीब का, पिछड़े का, वंचित का, शोषित को आगे लाएंगे, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो उन लोगों की तरफ देखा नहीं जाता है। मैंने पिछले प्रोग्राम के दौरान आप ही के प्रोग्राम में बताया था, समय का थोड़ा अभाव है, वो आरोप तो आप लोगों पर भी लग रहा है ना, वो तो ओम प्रकाश राजभर पे भी लग रहा है कि अपने परिवार के लोगों को दे दिया, अपने करीबियों को दे दिया, बाकी लोगों को टिकट नहीं दिया। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, नहीं, मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि वक्त की कमी है। भदौरिया जी, जब आप लोगों के बीच जाएंगे, समाजवादी पार्टी लोगों के बीच जाएगी, महंगाई, बेरोजगारी या फिर छात्रों का मुद्दा उठाएगी, तो बीजेपी का कहना है कि हम ये भी कहेंगे कि कैसे हमने माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया, और उन्हीं माफियाओं से समाजवादी पार्टी के नेता जाकर मुलाकात करते रहे। अखिलेश यादव ने जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और ये कहा कि आजम खां को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो हमने तो जिनके जिनके खिलाफ अपराध की लिस्ट थी उन सभी को टारगेट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की, और समाजवादी पार्टी उनके बचाव में खड़ी है। फिर क्या जवाब देंगे? देखिए, आदरणीय आजम खान साहब की बात करेंगे तो 9 बार के विधायक है वो, जनता हमेशा उनको चुनती रही है, आज भी चुन रही है। उन पे आप बकरी चोरी का, किताब चोरी का, भैंस चोरी का आप अगर उस मुकदमे करेंगे तो सभी को पता है कि सरकारी मुकदमे हैं, सरकार चाहे किस पे भी मुकदमे लगा दे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस तरह की अगर आपने सभी खत्म हो गए तो फिर ये बच्चियों पे अत्याचार कैसे हो रहा है? फिर ये अपराध में, साइबर क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों है? दलितों के अत्याचार के ऊपर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों है? महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों है? क्यों यहाँ चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण बढ़ गए? क्यों यहाँ पे भू माफिया पैदा हो गए? प्रभु की जमीन अयोध्या में भू माफिया पैदा हो गए। नकल माफिया कैसे यहाँ लगातार नकल चल रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। शराब माफिया कैसे यहाँ पैदा हो गए, जो लगातार यहाँ पे जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही है। सैकड़ों से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। जब सब माफिया खत्म हो गए तो ये शराब माफिया कहाँ खत्म करना होगा? 10 सेकंड में कौशल जी, इस पर जवाब आपका। भू माफिया कहाँ पे है? देखिए, गुंडों की ये सरकार चलाते आए हैं, आज तक इन्होंने क्या किया? अभी इनके मुख्तार और आजम खान, जिन्होंने जिस वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा कर रखा था,
वहाँ की किताबें, लाइब्रेरी की किताबें, वहाँ का फर्नीचर उठा करके चुरा करके घर में बैठे हुए थे। ये जिस तरीके की सरकार चला रहे थे, तुष्टीकरण को करते हुए, उनके समय में जिस तरीके से माइनॉरिटी के खिलाफ ही यही सरकार ने काम किया और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, ये देश की जनता और प्रदेश की जनता दोनों देख रही है। समय हमारे पास इतना ही था। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी की तरफ से जहां प्रभारियों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदेश अध्यक्ष चुन दिया है। समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर दिया है। तो दिलचस्प होगा निकाय चुनाव, देखना होगा कि किन मुद्दों पर ये पार्टियां लोगों के बीच जाती हैं और चुनाव के नतीजे क्या आते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं चांदनी के पास।